आज हम देखते हैं ये फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी का फंक्शनिंग और उसमें क्या क्या टेस्ट करते हैं जनरली। फंक्शंस ऑफ फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी और उसमें क्या क्या टेस्ट आते हैं, उसका एडवांटेजेस क्या है और उसमें क्या क्या नहीं करते हैं। जनरली ए फंक्शनिंग ऑफ फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। तो फिर ये जो फॉरेंसिक लेबोरेटरी है वो सर्विसेज दे देते हैं, उसमें साइंटिफिक एग्जामिनेशन और जो भी एविडेंस या फिर सबूत मिला है उनका इवैल्यूएशन के लिए ये ज़्यादातर लैब में कर लेते हैं। नॉर्मल लेबोरेटरी में ये है कि हम अपना ब्लड स्पेसिमेंट्स कोई भी स्पेसिमेन है वो दे देते हैं, उनको वो एनालाइज कर देते हैं और बाद में हमें रिपोर्ट देते हैं। यहाँ पर क्या है कि एविडेंसेस मिलने के लिए इसको एवैल्यूएट कर देते हैं ताकि वो साइंटिफिक एग्जामिनेशन साइंटिफिकली उसको एग्जामिन करने के लिए। इसमें क्या है कि कोई भी डॉक्टर्स हो और किसी भी हो, यानी कि फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को एनालिसिस के लिए कुछ सैंपल्स दे देते हैं ताकि डॉक्टर्स ना हो, फिर भी किसी ने एविडेंसेस जो मिला है उसको एनालिसिस के लिए सेंड कर देते हैं, प्रोवाइडेड दे आर हायर ऑफिशियल्स जो यानी कि पुलिस ऑफिसर्स हो या फिर हायर अथॉरिटीज़ हो, वो जो एविडेंसेस या फिर सैम्पल्स को एनालिसिस के लिए भेज सके। तो फिर उसमें क्या है कि ये डॉक्टर्स को रिगार्डिंग सेटअप या फिर ये इसमें फंक्शनिंग और फिर लेबोरेटरीज में क्या क्या सर्विसेज देते हैं उसके बारे में एक ग्रॉस आइडिया होना चाहिए। इनका फंक्शंस ये है कि एविडेंस मटेरियल को पहले ये एग्जामिन कर लेता है और बाद में जो भी इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर जो ये केस से जुड़े हैं या फिर केस को हैंडल करता है, वो डॉक्टर और फिर वो पुलिस ऑफिसर एविडेंस साइट पे जाके या फिर सीन ऑफ क्राइम में जाके वहाँ से एविडेंसेस कलेक्ट कर देते हैं। आपने कभी शर्लक होम्स का ये स्टोरी वगैरह पढ़ा है तो उसमें ज़्यादातर डिटेक्टिव और एक डॉक्टर और एक पुलिस ऑफिसर ऐसा होगा, ये पैटर्न ऑफ एविडेंस कलेक्ट करने का। इसमें क्या है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को हेल्प करना है, क्योंकि साइंटिफिक एविडेंस सिर्फ डॉक्टर ही दे सकते हैं। इस हिसाब से वो क्राइम डिटेक्शन ज़्यादा आसान जाता है। और फिर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को भी ये मॉडर्न ऑफिस सोफिस्टिकेटेड टेक्निक से क्या क्या एनालिसिस कर देते हैं, इस क्राइम डिटेक्शन में क्या हम कर सकते हैं साइंटिफिकली, इसके बारे में जानकारी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी का डिविजन्स, बहुत सारे डिविजन्स होते हैं इसमें डिविजन्स ये होता है एनालिटिकल टॉक्सिकोलॉजी डिवीजन जो टॉक्सिक से रिलेटेड है, सीरोलॉजी और बायोलॉजी डिवीजन यानी कि जो अभी वायरस का हो गया है, सीरोलॉजी या फिर वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट जैसे होता है ना, वैसा ही है। और फिर जनरल एनालिटिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डिवीजन, फिजिक्स डिवीजन, बैलिस्टिक डिवीजन यानी कि बुलेट फायर आर्म्स की तरह से। और फिर फिंगरप्रिंट डिवीजन, फिंगरप्रिंट हर तरह से हमसे जुड़े हैं क्योंकि नो टू फिंगरप्रिंट्स आर अलाइक, इस हिसाब से फिंगरप्रिंट अभी भी 99.99% बहुत ही एक्यूरेट होगा। और फिर डॉक्यूमेंट एनालिसिस डिवीजन या और फिर फोटोग्राफिक डिवीजन, क्योंकि कभी कभी फोटोग्राफ से ही सबूत मिलता है इसमें क्या क्या एविडेंस छुपा हुआ। और फिर डीएनए प्रोफाइलिंग डिवीजन, वो अगली क्लास में हम डिटेल में ले सकते हैं। और फिर पॉलीग्राफी, हम हर बार अखबार में पढ़ते हैं यानी कि ये इसको लाई डिटेक्शन और फिर नार्को एनालिसिस के लिए हाजिर करना होगा बोल के। रिसेंटली जो केस था यूपी के, शायद 6-7 पुलिस ऑफिसर्स को नार्को एनालिसिस के लिए हाजिर होने के लिए बोला है, क्योंकि वो 17 ईयर गैंग रेप हुआ था एक लेडी का, 19 ईयर ओल्ड लेडी का एक गैंग रेप हुआ था। उसको वो एविडेंसेस वगैरह वो छुपा लिया था और उसमें पूरा सबूत मिलने के लिए ये पुलिस ऑफिसर्स को नार्को एनालिसिस के लिए सबमिट करना है। तो फिर ये सभी पॉलीग्राफी, लाई डिटेक्टर, नार्को एनालिसिस वगैरह हम हर बार देखते ही रहते हैं। और फिर ट्रेस एविडेंस डिवीजन, नार्को एनालिसिस डिवीजन और फिर ब्रेन फिंगरप्रिंट यानी कि ब्रेन मैपिंग भी बोलते थे। जब भी हम कुछ ट्रूथ नहीं बोलते यानी कि लाई बोलते हैं, तब हमारा ब्रेन सेंसेशनल है ना, वो थोड़ा अलग दिखता है। जैसे आप थोड़ा क्राइम थ्रिलर्स, इन्वेस्टिगेटर स्टोरीज वगैरह सुनते हैं तो जब हम हमारा आईबॉल मूवमेंट बताता है कि हम सच बोल रहे हैं या फिर झूठ बोल रहे हैं, तो फिर वो ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग और फिर इसमें ये सभी टेक्निक्स यूजफुल कर देते हैं। और फिर फॉरेंसिक एकॉस्टिक स्पीकर आइडेंटिफिकेशन यानी कि आवाज़ से वगैरह एकॉस्टिक स्पीकर से आइडेंटिफाई करना। और फिर बाद में साइबर फॉरेंसिक्स, वो आजकल के युग में बहुत इंपॉर्टेंट है साइबर फॉरेंसिक्स, क्योंकि सोशल मीडियाज बहुत ही एक्टिव है उस टाइम में, सो भी साइबर क्राइम्स होता है उसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट का इम्पोर्टेंस भी बहुत है। और फिर पहले हम देखते हैं ना इसमें पॉलीग्राफी क्या होता है, यानी कि मैकेनिकल लाई डिटेक्टर बोलते हैं। यानी कि हमारे बॉडी
चेंजेस हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर, पल्स रेट और फिर टेम्परेचर वगैरह कभी कभी चेंज हो जाते हैं। जब हम झूठ बोलते हैं तो हमारे हार्ट या फिर बीपी या फिर पल्स रेट में थोड़ा चेंजेस आ जाते हैं। वो चेंजेस को डिटेक्ट करके हम सच बोल रहे हैं या फिर झूठ बोल रहे हैं, वो बताने वाला ये है पॉलीग्राफिक टेस्ट। इससे हम झूठ बोलता है या फिर सच बोलता है वो डिटेक्ट कर सकते हैं। इनका प्रिंसिपल ये है कि हमें कुछ लाई है, हम कुछ छुपा रहे हैं, तो हमें इमोशनली बहुत फियर होता है, हम इमोशनली स्टेबल नहीं होंगे, उससे हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होते हैं वो स्टिमुलेट हो जाते हैं। उससे थोड़ा फिजियोलॉजिकल चेंजेस यानी कि बीपी, पल्स रेट जो हमने पहले बताया, ये सभी फिजियोलॉजिकल चेंजेस में फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो जाते, उसको रिकॉर्ड कर देते, उसको मैपिंग कर देते, उससे पता चलता है ये लाई डिटेक्शन के बारे में। उसमें ज़्यादातर ब्लड प्रेशर को एनालाइज करते हैं, क्योंकि हम जब भी कुछ अजीब सा बोलते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर चेंज हो जाता है। और फिर पल्स रेट, रेस्पिरेशन और फिर गैल्वेनिक स्किन रिएक्शंस पे भी इससे डिटेक्ट हो जाता है। इनका प्रोसीजर यह है कि ज़रूर वो पेशेंट का कंसेंट होना चाहिए, और फिर उसमें हम माइल्ड सेडेशन भी कभी दे देते हैं, नहीं तो माइल्ड विदाउट सेडेशन भी होते हैं। इसमें येस और नो ऐसा आंसर ही देना है, यानी कि जो एविडेंस या फिर क्राइम से जुड़े हुए आंसर्स ही इसमें पूछते हैं। आराम से चेयर में बैठने के लिए बोल देते हैं, उसमें बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट्स अटैच किया होता है, यानी कि बीपी रिकॉर्ड करने के लिए, टेम्परेचर रिकॉर्ड करने के लिए, पल्स रेट रिकॉर्ड करने के लिए सारी इंस्ट्रूमेंट्स अटैच किया होता है। तो फिर उससे हम ये सभी रिकॉर्ड कर देता है। और फिर चेस्ट के ऊपर एक बेल्ट भी होता है, उससे रेस्पिरेशन रिकॉर्ड हो जाते हैं। टिप ऑफ इंडेक्स फिंगर में एक इलेक्ट्रोड, जैसे पल्स ऑक्सीमीटर है ना, वैसे ही इलेक्ट्रोड होता है टिप ऑफ इंडेक्स फिंगर में, उससे गैल्वेनिक स्किन रिएक्शंस रिकॉर्ड हो जाते हैं। और फिर जो भी क्वेश्चंस हम देख रहे हैं वैसे ही हमारे ब्रेन मैपिंग भी साइड साइड हो रहा था। तो फिर हम जब क्वेश्चंस पूछते हैं, वो सडन रिएक्शन क्या होता है वो क्वेश्चन का, वो भी रिकॉर्डेड ग्राफिक आते हैं। और उसमें ये है कि 10 क्वेश्चंस ही मैक्सिमम हो जाते हैं। ऐसे शायद ये अंकुर अरोमा मर्डर केस ऐसे क्राइम थ्रिलर कुछ आ गए ना, उसमें बहुत सारे ये लाई डिटेक्शन वगैरह पूछते हैं वो मूवी में, तो फिर उसमें 10 क्वेश्चंस के ज़्यादा नहीं पूछ सकते इन ए सिंगल सिटिंग। उसके लिए डबल सिटिंग के लिए हम कोर्ट में जा सकते हैं, परमिशन भी मिल सकती है, पर एक सिंगल सिटिंग में 10 क्वेश्चंस ही मैक्सिमम पूछ सकते हैं। इसमें 3 क्वेश्चन ज़्यादातर पूछते हैं, इररिलेवेंट क्वेश्चन, रेलेवेंट क्वेश्चन और फिर कंट्रोल क्वेश्चन मांगते हैं। ये सब हम एविडेंस से, क्राइम से या फिर नॉन रिलेवेंट करके पूछ सकते हैं, ताकि वो पेशेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिविएट हो जाए। और फिर पेशेंट्स चेंज इन रेस्पिरेशन और फिर गैल्वेनिक रिएक्शन मोर रिलायबल होके देखते हैं। और फिर ये पर्सन्स जो टेस्ट के लिए नहीं कर सकते हैं, यानी कि वो लोग हैं मेंटली इल या फिर मेंटली अनसाउंड, यानी कि उतना इमोशनली स्टेबल नहीं है, उन लोगों का नहीं देखते हैं। या फिर कुछ लोग बहुत ही ओवर रिएक्टिंग होते हैं, उनका भी नहीं देखते, क्योंकि नॉर्मली उनका ऑल द फिजियोलॉजिकल चेंजेस चेंज ही हो जाते हैं, इसलिए ओवर रिएक्टिंग पर्सनैलिटी को देखते हैं। कुछ ड्रग एडिक्ट्स को नहीं, या फिर कुछ लोग जिसका रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवास्कुलर डिसीज होते हैं उनका भी नहीं देखते हैं। जो लोग बहुत ही रेस्टलेस और नॉन कोऑपरेटिव हैं उनका भी नहीं देखते हैं। अभी हम देखते हैं इनका मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलीग्राफी टेस्ट, यानी कि एक्यूज्ड का कंसेंट के बिना हम नहीं कर सकते हैं। इसमें ज़्यादातर ये पॉलीग्राफी टेस्ट के बारे में बहुत यानी कि डिबेट्स वगैरह हो रहे हैं, क्योंकि ये 100% इफेक्टिव नहीं है। मैक्सिमम 75% टू 97% ही एक्यूरेट होगा है, क्योंकि रेट ऑफ फॉल्स पॉजिटिव बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जो लोग बहुत ही कॉन्शियस हैं उनका बॉडी में, वो फॉल्स आंसर्स भी दे सकते हैं, इसलिए उतना एक्यूरेट नहीं बोलते हैं। और फिर ये कोर्ट में सबूत बन के नहीं जाता है, ये उनका 100% विश्वास करके कोई भी कोर्ट एक क्राइम एविडेंस का सबूत नहीं निकालता है। इसमें हाई फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट होता है, इससे टेस्ट का एफिकेसी हो जाते हैं वो बहुत ही डाउटफुल बनते हैं। और फिर हम देखते हैं नार्को एनालिसिस क्या होता है, यानी कि एक पर्सन का मेंटल कंटेंट जो होता है वो चेंज होता है। जनरली हम जो एनेस्थीसिया में हो जाते हैं, एनेस्थीसिया हमें देते हैं, तो हम माइल्ड सेडेटिव स्टेट में होते हैं। जो भी व्यक्ति माइल्ड सेडेटिव स्टेट में हो जाते हैं वो सच ही बोलता है, ये है इनका प्रिंसिपल या फिर थियरी। तो फिर उनको जब कुछ बातें पूछते हैं तो वो सच सच बताते हैं।
क्लोज टू अनकॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस के करीब ही माइल्ड सेडेशन स्टेज में वो कोई भी क्वेश्चंस वो रेसिस्ट नहीं करता था, यानी कि उससे वो अपने सच को छुपा के झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि झूठ बोलने के लिए हमें बहुत सोचना पड़ता है। वो माइल्ड सेडेटिव स्टेज में ये सब नहीं हो सकता है, इसलिए ये नार्को एनालिसिस ज़्यादातर करते हैं। इसमें ज़्यादातर एनेस्थेटिक एजेंट्स या फिर ड्रग्स जो होते हैं आईवी लेवल में दे देते हैं। ज़्यादातर सोडियम थायोपेंटोन ही ज़्यादातर रहते हैं। इसमें ट्रूथ सीरम भी उसको बोलते हैं, सोडियम थायोपेंटोन को ट्रूथ सीरम भी बोलते हैं। ज़्यादातर इनका हायर डोसेस जो होता है एनेस्थीसिया में यूज़ भी कर देते हैं। और फिर स्कोपोलामिन, हाइड्रोब्रोमाइड और फिर सोडियम सेक्नोल, बीनोडायपिन वगैरह इसमें यूज़ कर देते हैं। इनका एडवर्स इफेक्ट ये है कि लैरिंजोस्पैसम, शिवरिंग और फिलिरियम हो जाते हैं। मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स ये है कि ये कंसेंट के बिना नहीं कर सकते हैं। इनका रॉन्ग डोज इस्तेमाल कर देते हैं तो इसको कोमा या फिर डेथ हो जाते हैं। इनसे मेडिकल नॉलेज वगैरह यूज़ करके वो टॉर्चर के लिए यूज़ कर देते हैं। एथिकल इश्यूज हो देते हैं इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए। नार्को एनालिसिस के लिए डॉक्टर को इस्तेमाल कर देते हैं, उसमें मेंटल या फिर फिजिकल टॉर्चर नहीं होना चाहिए। नार्को एनालिसिस जो होते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ आर्टिकल 203 को वायलेट करते थे, ऐसा भी एक व्यू था, क्योंकि हम सेडेटिव स्टेट में हम हमारे ज़बरदस्ती पूछ सकते, इसलिए नार्को एनालिसिस जो होते हैं 161 ऑफ सीआरपीसी को भी वायलेट करता है, ऐसे भी बोलते हैं, क्योंकि नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, हम खुद के विटनेस नहीं बन सकते हैं, इसलिए इसको बहुत सारे नार्को एनालिसिस का अगेंस्ट भी बहुत बोलते हैं। पर फिर भी सच को बाहर निकालने के लिए कोई भी टेक्निक्स को यूज़ करते थे, प्रोवाइडेड कोर्ट या फिर जस्टिस का पूर्ण कंसेंट होना चाहिए। और फिर दूसरा है ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग, यानी कि लॉरेंस फेयरवेल ने ये टेक्निक को इन्वेंट किया और फिर डेवलप भी किया। इससे स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को होता है, यानी कि क्रिमिनल एक्ट के बारे में, लाइक हम फिंगरप्रिंट देखते हैं वैसे ही ब्रेन का मैपिंग कर लेते हैं, उससे इलेक्ट्रिक ब्रेन वेव रिस्पॉन्स को मेजर करते हैं। जैसे हम ईसीजी मेजर करते हैं ना, वैसे ही इलेक्ट्रिक ब्रेन वेव को रिस्पॉन्स देखते हैं। जब हम कुछ झूठ बोल रहे हैं, जो अजीब बोल रहा है, तो हमारे इलेक्ट्रिक ब्रेन वेव जो होते हैं वो उनका वेरिएशंस थोड़ा अलग हो जाते हैं, इनका डिकोड कर लेते हैं और फिर बताते हैं कि ये सच है या फिर झूठ है। तो फिर ये ब्रेन विंग्स है होता है अवेयरनेस ऑफ क्राइम रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, यानी कि गिल्टी या फिर इनोसेंट सस्पेंस को ढूंढने के लिए ये ज़्यादातर यूज़ कर देता है। इसको डॉक्टर फेयरवेल ने ज़्यादातर मरमर नाम से इसको पेटेंट किया था। मेमोरी एंड एनकोडिंग रिलेटेड मल्टीफेसेटेड इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफिक रिस्पॉन्स है इनका एलाबरेटेड व्यू, मरमर नाम से इसको पेटेंट